तो दीपांशु, पीडीएफ आ गई आपके सामने। यस सर। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब देखो कहां तक कर चुके हैं। ये सोर्स ऑफ फाइनेंस हम लोग कहां तक कर चुके हैं। थर्ड लेक्चर है इसका। हमारे पास बिजनेस के अंदर दो सोर्स होते हैं, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर्स फंड क्या होता है ये हम कर चुके हैं, बोरोड क्या होता है ये हम कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन हम कर चुके हैं। ठीक है जी, डिफरेंस बिटवीन हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद आपका आ गया सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, जिसके अंदर हमने इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं ये कर लिया था, प्रेफरेंस क्या होता है ये कर लिया था, रिटेन्ड अर्निंग हमें पता है, रिटेन्ड अर्निंग किसको कहते हैं ये हमें पता है। जीडीआर एडीआर अगर आपके सिलेबस में होगा तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आ गया, डिफरेंस बिटवीन हमने कर लिया था, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है इक्विटी और प्रेफरेंस में। उसके बाद आगे चलें, ये आ गया भाई रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। तो हेडिंग डालो रिटेन्ड अर्निंग। आज का टॉपिक होगा हमारा रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। देखो रिटेन्ड अर्निंग का क्या मतलब है। एक कंपनी है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम सब कुछ। अब कंपनी के अंदर पैसे कौन लगाता है, शेयर होल्डर्स। तो कंपनी में पैसा कौन लगाता है, शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं। अब कंपनी क्या करती है भाई, प्रॉफिट अर्न करती है। कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो जो कंपनी को क्या होगा स्टूडेंट, प्रॉफिट होगा। जो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ध्यान से सुनना, जो कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी उस प्रॉफिट में से, मान लो ये कंपनी का प्रॉफिट है, मान लो ये सारा कंपनी का प्रॉफिट है, अगर कंपनी अपने प्रॉफिट का एक टुकड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, अगर कंपनी अपने प्रॉफिट का एक टुकड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अमंग द शेयर होल्डर, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जैसे बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमें उसके ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। जो हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। उसी तरीके से जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट। और कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स को, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जो प्रॉफिट कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जो प्रॉफिट कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। उसको क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है ना। तो रिटेन्ड अर्निंग आर आल्सो नोन एज प्लकिंग बैक प्रॉफिट। प्लकिंग बैक का मतलब कि भैया जो पैसा अपने पास रखा हुआ है उसे रिटेन अर्निंग बोलते हैं। अब जो पैसा कंपनी ने अपने पास रखा है वो सेल्फ फाइनेंसिंग के काम आएगा, मतलब कि बिजनेस के अंदर वो पैसा आप यूज कर सकते हैं, वो इंटरनल फाइनेंसिंग हो गया, आपको बाहर से पैसा नहीं मांगना पड़ा। देखो अगर मैं लोन लेता हूं, अगर मैं बैंक से जाके लोन लेता हूं, इसका मतलब कि मैंने क्या किया है, आउटसाइड। इसका मतलब कि मैंने आउटसाइड फाइनेंसिंग की है, मैंने बाहर जाके क्या किया है, लोन लिया है। जैसे कि आप लोग अगर मान लो खुशी अपने पापा से पैसे लेती है तो वो इंटरनल फाइनेंसिंग है। अगर खुशी आप अपने पापा से पैसे लेते हो तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल फाइनेंसिंग। आप बाहर वाले से, मान लो कि आप दीपांशु से पैसे ले लेते हो, आप दीपांशु से पैसे ले लेते हो तो भैया वो क्या है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग।
तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया, उस प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल फाइनेंसिंग बोल रहे हैं, अपने ही बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं। जो पैसा रिजर्व और सरप्लस में होता है उसे भी हम लोग अपने बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं, और वो भी एक तरीके से रिटेन्ड प्रॉफिट है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या है कि इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा हमने रिजर्व में डाल दिया, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा हमने कहाँ डाल दिया, रिजर्व में डाल दिया। देखो क्या लिखा है, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड प्रॉफिट बोल रहा था, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मैंने बोला था आप इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल सकते हैं। आफ्टर पेमेंट, मैंने कहा था ना हमने जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें से हमने डिविडेंड पे कर दिया, सरकार को टैक्स दे दिया। इट प्रोवाइड्स बेसिक एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी। तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग है वो किस काम आएगा, एक्सपेंशन के लिए, ठीक है जी, कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए और कंपनी की ग्रोथ के लिए। इट इज कंसिडर मोर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जिस तरीके से हमारी आंखें, हमारी जो आईज है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टीथ बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई हर चीज क्या है, बॉडी की इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपकी आंखें इंपॉर्टेंट है भाई, उसके अलावा भी बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से सोर्स ऑफ फाइनेंस जो कि रिटेन्ड अर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरनली ये क्या करता है, फाइनेंस जनरेट कर लेता है, इट इज नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। कोई डाउट चैट बॉक्स में बताओ, कोई डाउट, समझ में आया या नहीं, यस और नो, समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। यस आ गया, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, अब इसके फीचर्स बता रहा है, रिटेन्ड अर्निंग के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग का क्या फीचर है, ठीक है जी, सबसे पहले क्या फीचर है, जो रिटेन्ड अर्निंग है वो हमें क्या देता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। रिटेन्ड अर्निंग हमें क्या करती है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। एक बार पॉइंट को पढ़ो फिर मैं आपको मतलब समझाता हूँ, एक बार पॉइंट को पढ़ो फिर मैं आपको मतलब समझाता हूँ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या है कि भैया ये हमें क्या कर रहा है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। जैसे पिल्लो होता है ना, पिल्लो, ठीक है ना, जो हम रात को लगाते हैं, तो उसी तरीके से ये हमें क्या कर रहा है, एक सिक्योरिटी क्या कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। व्हेन कंपनी फाइंड डिफिकल्ट टू अरेंज द फाइनेंस, अगर कंपनी को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, अगर कंपनी को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, तो रिटेन्ड अर्निंग क्या है, सेल्फ फाइनेंसिंग है, इट इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो आपको कहीं से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ ना, अगर आपके पापा आपको पैसे दे रहे हैं तो आप बाहर वाले से क्यों मांगोगे, फिर आप बाहर वाले से नहीं मांगोगे ना, सीधी सी बात है। फंड्स फॉर न्यू और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, कहता है रिटेन अर्निंग कॉमन सोर्स ऑफ फंड है, फाइनेंसिंग रिस्की एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। दिस फंड इज जनरली यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क, एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो रिटेन अर्निंग क्या है, कॉमन सोर्स ऑफ फंड है। रिटेन अर्निंग क्या है, कॉमन सोर्स ऑफ फंड है। तो आपका कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, आप उसके अंदर भी पैसा लगा सकते हो। कोई रिस्की आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी आप लोग पैसा लगा सकते हो। रिसर्च वर्क के अंदर भी आप लोग पैसा लगा सकते हो, एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर भी आप लोग पैसा लगा सकते हो।
मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, रिटेन अर्निंग इज कंसिडर एज ओनरशिप फंड। रिटेन अर्निंग को ओनरशिप फंड भी बोला जाता है। इट सर्व फॉर द पर्पस ऑफ मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। अगर हमें मीडियम टर्म फाइनेंस चाहिए तो वो वहां पे भी काम आएगा, लॉन्ग टर्म में भी काम आएगा। मीडियम मैंने बताया था 1 साल से ज्यादा और अप टू 3 इयर्स, तो मीडियम, बट इट इज डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस। और लॉन्ग टर्म क्या होगा, जो 3 साल से ज्यादा होगा, बाकी 5 साल 10 साल कितना भी हो सकता है। कन्वर्जन इनटू ओनर्स फंड, सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से आपने 20 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज अ डिविडेंड, तो आपके पास कितना पैसा बच गया, 80 रुपए। 80 रुपीज आपके पास बच गया, उसको आप बोल सकते हो रिटेन्ड अर्निंग। अब जो ये 80 रुपए हैं, इससे आप अपनी शेयर कैपिटल क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं शेयर कैपिटल, बोनस शेयर्स इशू कर दो। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर गिवन टू द शेयर होल्डर एट फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कन्वर्टिंग रिजर्व इनटू कैपिटल। तो बोनस शेयर क्या है, जो कि एक शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। और बोनस शेयर में क्या होता है, हमारा जो रिजर्व होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कैपिटल में। तो हम बोल सकते हैं रिजर्व्स आर कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। रिजर्व्स आर कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। देखो रिजर्व का मतलब क्या है, जो आपका प्रॉफिट बचा हुआ है। अब ये 80 रुपए से क्या होगी, हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी और हम क्या इशू कर देंगे, बोनस शेयर्स इशू कर देंगे। बोनस शेयर्स, देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश। अब देखो बोनस शेयर में कोई आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, क्योंकि पैसा आपके घर से आ गया, पैसा आपके घर से आ गया। इन्वेस्टर आर बेनिफिटेड, ये इन्वेस्टर के लिए क्या होता है, एक बेनिफिट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बोनस शेयर हमेशा स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। बोनस शेयर हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलो क्या बोल रहा है ये, तो आगे देखो क्या बोल रहा है। 5th और 6th पॉइंट, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, मतलब इंटरनल सोर्स मोर डिपेंडेबल देन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ज्यादा डिपेंडेबल है जो हमारा रिटेन अर्निंग है, वो एक्सटर्नल सोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा क्या है, डिपेंडेबल है। एक्सटर्नल सोर्स क्या है हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर या मार्केट की कुछ कंडीशन, जिस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस कर सकते हैं। नो इंटरफेरेंस, रिटेन अर्निंग नो इंटरफेरेंस, नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो आपकी कंपनी के कितने शेयर होल्डर हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिटेन्ड अर्निंग इन्वॉल्व नो रिस्क ऑफ डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, मतलब कि इससे आपका कंट्रोल खत्म नहीं होने वाला, मुकेश अंबानी का ही कंट्रोल कंपनी में रहेगा। रिटेन्ड अर्निंग से कंट्रोल में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है ना। रिटेन्ड अर्निंग देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी इंक्रीज नहीं होते। एक बार ये 6 पॉइंट फीचर्स के फटाफट हेडिंग पढ़ लो क्या लिखी है अपनी कॉपी में, फिर मैं आपको जीडीआर बताता हूँ। एक बार ये हेडिंग पढ़ लो, जीडीआर बताता हूँ फिर आपको। देखो जी जीडीआर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, जीडीआर क्या होता है। मेन फीचर्स की बात करेंगे बाद में, पर पहले समझ लेते हैं जीडीआर क्या होता है। पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट issued against equity shares in global market. These are indirect equity offers. Equity shares issued against GDR are held by an international bank called depository. बताऊंगा depository क्या होता है। Company issue dividend notice, report, etc. regarding these shares to a bank only. These shares are called depository shares. Holder of these shares
do not get voting rights. The capital contributed by these shares in dollar. That is why these are called dollar denominated instrument. Global depository receipt introduced by Citibank 1990. Features: capital collected from issued GDR in foreign currency. Issue price fixed on the basis of investor response. नो वोटिंग राइट, इजीली ट्रांसफरेबल। और पहली बार कौन लेके आया यहाँ पे? फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इशू जीडीआर, रिलायंस इंडस्ट्री, सोल्ड 150 मिलियन वर्थ 150 मिलियन वर्थ ऑफ जीडीआर इन 1992। ठीक है, मेरे साथ नोट करना, नोट्स बनवा रहा हूं, मेरे साथ नोट करना, नोट्स बनवा रहा हूं। तो नोट्स बनाओ भाई मेरे साथ, मेरे साथ साथ लिखना। पीडीएफ आ गई दीपांशु सामने? पीपीटी, पीपीटी। यस सर। वेरी गुड बेटा, देखो बिल्कुल ध्यान से देखो और मेरे साथ लिखो। हेडिंग डाल लो जीडीआर, हेडिंग डाल लो जीडीआर। जीडीआर की फुल फॉर्म बोलो सबसे पहले। सर जीडीआर की फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो जीडीआर की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, जीडीआर। ठीक है जी। एक तरीके से ये ओनर्स फंड है। क्या है ये? ओनर्स फंड, मतलब कि मालिक लोगों का पैसा। लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोलो इसको, लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी बोला जाता है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम एग्जांपल ले रहे हैं रिलायंस का। हम यहाँ पे किसका एग्जांपल ले रहे हैं? रिलायंस इंडस्ट्री। तो भाई जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो सबसे पहले अपना जीडीआर लेके आई, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्ड, इसने इशू किया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मुझे बताओ, मैं कंपनी हूं, राजेश नेगी क्लासेस क्या है? एक कंपनी। और कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। कौन सी कंपनी है बेटा? पब्लिक कंपनी है। अब मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? अपनी जेब से पैसे लगा सकता हूं, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड का मतलब क्या? शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या करेंगे? मेरी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जो शेयर होल्डर्स होंगे वो मेरी कंपनी में क्या करेंगे? पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा क्या है बेटा? बोरोड फंड। दूसरा क्या है? बोरोड फंड, मतलब कि मैंने लोगों से लोन ले लिया, या तो मैंने बैंक से जाके लोन लिया या मैंने लोगों से क्या किया? लोन ले लिया। डिवेंचर की फॉर्म में भी ले सकता हूं और पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में भी ले सकता हूं। अगर मैं बैंक से जाके लोन लेता हूं कोई दिक्कत नहीं। डिवेंचर का मतलब एक एक्नॉलेजमेंट होती है, एक कागज के टुकड़े में लिख के दे दिया जाएगा कि आपसे सिक्योर्ड लोन लिया गया है, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाया गया। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है अनसिक्योर्ड लोन, मतलब कि कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। मतलब कि रिलायंस की कंपनी को आप क्या कर रहे हो? आप पैसा दे रहे हो 10,000 रुपए एज अ लोन, और रिलायंस की कंपनी आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखवाती, तो उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक डिपॉजिट। अगर रिलायंस की कंपनी आपसे लोन ले और गिरवी रखवा दे अपनी प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं डिवेंचर। उसको क्या बोलते हैं? डिवेंचर। और अगर रिलायंस की कंपनी बैंक से जाके लोन ले ले तो उसे बोलते हैं बैंक लोन। और अगर शेयर होल्डर कंपनी पैसा लगाएं तो उसे बोलते हैं ओनर्स फंड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो कहाँ के? इसका मतलब कि मेरी कंपनी में जो पैसा लगाया गया
तो उसके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया वो किसने किया? इंडियन शेयर होल्डर ने मेरी कंपनी के अंदर क्या किया? पैसा इन्वेस्ट किया। क्या मैं बाहर, इंडिया से बाहर के लोगों से पैसा उठा सकता हूं? तो आंसर इज यस। आंसर इज यस, मैं इंडिया के बाहर से भी लोगों से क्या कर सकता हूं? पैसा उठा सकता हूं। अगर मैं इंडिया से बाहर लोगों से, पब्लिक से पैसा ले रहा हूं तो उसको बोलेंगे जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो क्या समझ में आया? अगर मैं हिंदुस्तान में पैसे उठाता हूं तो भैया उसको बोलते हैं कि आपने शेयर्स इशू कर दिए। क्या इशू कर दिए? शेयर्स। और अगर मैंने बाहर से पैसे उठाए शेयर्स की फॉर्म में तो उसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो देखो यही तो आपके इसमें लिखा हुआ था, आपके उसके अंदर बोला था कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट है नंबर 1। जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट है ये आप फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा क्या करोगे? रेज करोगे। आपको फॉरेन करेंसी मिल रही है। कौन सी करेंसी आपको मिल रही है? फॉरेन करेंसी आपको मिल रही है। दूसरा, यहाँ पे जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट थी, और वो इंपॉर्टेंट क्या थी कि यहाँ पे डॉलर डिनोमिनेशन होगा, डॉलर डिनोमिनेशन होगा। मतलब कि जो हमें पैसा मिलेगा भाई वो डॉलर में मिलना है, फॉरेन करेंसी के अंदर मिलना है, डॉलर में मिलना है, फॉरेन करेंसी के अंदर मिलना है। तीसरा, यहाँ पे जीडीआर के ऊपर कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, नो वोटिंग राइट्स, इनके ऊपर कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। चौथा, जो जीडीआर है वो क्या होगा? इजिली ट्रांसफरेबल थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक से इजिली क्या है? बेचा जा सकता है। जीडीआर को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इजीली बेचा जा सकता है। और एक पॉइंट और क्या लिखा था इसने? इशू प्राइस ऑफ जीडीआर इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर रिस्पॉन्स। तो जीडीआर का जो इशू प्राइस होगा वो किस बेस पे होगा कि हम इन्वेस्टर हैं जो हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हमारा जो इशू प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो हमारा जो इशू प्राइस होगा वो कम होगा। और अगर बहुत बेकार आया तो इसका मतलब कि राजेश नेगी क्लासेस को बाहर से कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। अब आप सोच के बताओ, कल आप कोई कंपनी खोलोगे, क्या बाहर वाले लोग आपको पैसा दे देंगे? आंसर इज नो। पहले मेहनत करनी पड़ेगी, एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, तो जाके क्या हो सकता है? आपको पैसा मिल सकता है, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो बिना ब्रांड के नहीं होता ये काम। तो सीधी बात है, अगर कोई आपसे पूछे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट क्या है तो आप क्या लिख के आना? आप लिख के आना ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट इज अ रिसीप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट इज अ रिसीप्ट। are issued against issue of equity shares in the global market, in the global market। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? जो जीडीआर है, जीडीआर क्या है? एक रिसीप्ट है। जीडीआर क्या है? एक रिसीप्ट है जिसको इशू किया गया है किस फॉर्म में? इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में। ये इक्विटी शेयर्स पूरा वर्ड लिखना है आपने, इक्विटी शेयर्स पूरा वर्ड लिखना था, इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में इन द ग्लोबल मार्केट। तो इसका मतलब ग्लोबल मार्केट का मतलब इंडिया से बाहर जो मार्केट है वहां हमने इक्विटी शेयर इशू नहीं किए, हमने उसकी जगह क्या इशू किया? इक्विटी शेयर की जगह हमने क्या इशू किया? जीडीआर हमने इशू किया।
इक्विटी शेयर्स की जगह हमने क्या इशू किया है, जीडीआर हम लोगों ने इशू किया है। और ये जीडीआर कहाँ इशू किया जाता है, ग्लोबल मार्केट के अंदर। जीडीआर कहाँ इशू किया जाता है, ग्लोबल मार्केट के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ मॉड्यूल। तो ये आपका स्टडी मटेरियल है और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जीडीआर है, जो क्या है, जीडीआर है, वो इशू किसके अगेंस्ट में होता है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट में इशू किया जाता है। ठीक है जी। और इक्विटी शेयर्स इशूड अगेंस्ट, जिनके अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स इशू होते हैं वो एक इंटरनेशनल बैंक होगा, जैसे HSBC। ये क्या है, एक इंटरनेशनल बैंक है। इस बैंक को क्या बोलेंगे, डिपॉजिटरी। तो एक रिलायंस की कंपनी है इंडिया की, और ये क्या कर रही है, ये जीडीआर इशू कर रही है। तो वो जीडीआर ये किसको देगी, जो इंटरनेशनल क्या होगा, बैंक, उसको क्या कर देगी, ये जीडीआर दे देगी। ठीक है जी। और उसके बाद इसने बोला है दीज शेयर्स आर कॉल्ड डिपॉजिटरी शेयर्स। इन शेयर्स को क्या बोला जाता है, डिपॉजिटरी शेयर्स बोला जाता है। द होल्डर ऑफ दीज शेयर नॉट गेट वोटिंग राइट, ये हमें पता ही है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड डॉलर में होगी, वो भी हमें पता लग गया। इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता दिए। द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्ड वर इंट्रोड्यूस्ड बाय सिटी बैंक इन 1990। तो समझ में आया या नहीं, प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताओ समझ में आया या नहीं। यस, वेरी गुड दीपांशु, खुशी। आगे आ जाओ। एडीआर क्या होता है, एडीआर का मतलब क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ये हो गई फुल फॉर्म। ये भी ओनर्स फंड है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। कह रहा है एडीआर इज जस्ट लाइक जीडीआर, सेम कॉपी पेस्ट। मैं बोल सकता हूं एडीआर इज इक्वल टू जीडीआर। अब आप कहोगे सर अगर ये इक्वल है तो फिर एडीआर लिखने की जरूरत ही क्या है। देखो कह रहा है एक्सेप्ट इट कैन बी इशूड टू अ सिटीजन ऑफ यूएसए ओनली। इसका मतलब जो एडीआर इशू किया जाता है वो ओनली अमेरिकन सिटीजन को इशू किया जाता है। आप अमेरिकन सिटीजन को जीडीआर नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही है। एंड इट कैन बी लिस्टेड ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो लिस्टेड होता है ये ओनली यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड होता है एडीआर। शेयर्स इशूड बाय कंपनी बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी। तो शेयर्स जो यहाँ पे कंपनी इशू करती है वो किसके थ्रू करती है, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी के थ्रू करती है, इंटरनेशनल बैंक के थ्रू करती है। विच रिसीव्स डिविडेंड, विच रिसीव्स डिविडेंड नोटिस एंड रिपोर्ट। एडीआर आर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्ट्रिगर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो एडीआर के अंदर क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब कि बहुत सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, हमें बहुत कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है जीडीआर के कंपैरिजन में। बिकॉज रेगुलेशन है बहुत सारी, वहां के कानून ने रेगुलेशन बना रखी है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है। एनुअल लीगल और अकाउंटिंग कॉस्ट मेंटेन इन एडीआर आर हायर। मतलब एडीआर के अंदर जो कॉस्ट मेंटेन करनी है आपको एनुअल, और जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने वो क्या है, हायर है, कॉस्टिंग ज्यादा लगती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में। ये भी डॉलर की डिनोमिनेशन में होगा, इसके अंदर भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। और अमेरिकन बैंक फंक्शनिंग एज अ डिपॉजिटरी एंड कैन इशू एडीआर। तो अमेरिकन जो बैंक होते हैं वो डिपॉजिटरी का काम करते हैं। तो अगर किसी इंडिया की कंपनी को अमेरिका से पैसा उठाना है तो वो अमेरिका के बैंक के साथ क्या करेगी, बात करेगी, और वो क्या बन जाएगी, हाँ जी, वो क्या बन जाएगी, बैंक के साथ मिलके इशू करेगी। उसे हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखा होता है अमेरिकन बैंक फंक्शनिंग एज अ डिपॉजिटरी। तो वो अमेरिकन बैंक क्या बन जाएगा, डिपॉजिटरी बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो अगर अगर रिलायंस की कंपनी अमेरिका के लोगों से पैसा उठाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, एडीआर, नंबर 1। नंबर 2, ये लिस्टेड कहाँ पे होगा, यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये लिस्टेड होगा। ठीक है जी। उसके बाद जो इंटरनेशनल बैंक यहाँ पे हेल्प करेगा उसको डिपॉजिटरी बोलेंगे,
उसको क्या बोलेंगे, डिपॉजिटरी बोला जाएगा। ये डॉलर की डिनोमिनेशन में होंगे और अब एनी अमेरिकन बैंक फंक्शनिंग ऐसा डिपॉजिटरी वो फंक्शन कर सकता है और क्या इशू कर सकता है, एडीआर। ठीक है जी, क्या इशू कर सकता है, एडीआर इशू कर सकता है। आईडीआर क्या है ये भी पढ़ लेते हैं भाई। आईडीआर क्या है, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। अब देखो मैं बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड वे में आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ ये आईडीआर क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ध्यान से सुनना मेरी बात को। रिलायंस को अगर पैसा चाहिए था, अगर रिलायंस की कंपनी ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक से पैसा उठा लेती है तो उसको क्या बोलेंगे, जीडीआर। और अगर रिलायंस की कंपनी अमेरिका से पैसा उठाती है तो उसको क्या बोलेंगे, एडीआर। अब आईडीआर क्या है कि जो अमेरिका में कंपनी है या जो ऑस्ट्रेलिया में कंपनी है वो कहाँ से पैसा उठा रही है, इंडिया से। वो कहाँ से फंड रेज कर रही है, इंडिया से। तो उसको क्या बोलेंगे, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। उसको क्या बोलेंगे, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। समझ में आया या नहीं सर, आ गया। आईडीआर जस्ट लाइक एडीआर या जीडीआर आप बोल सकते हो, एक्सेप्ट इशूड टू सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिटीजन ऑफ इंडिया को इशू होता है। और थ्रू आईडीआर फॉरेन कंपनीज रेज फंड्स फ्रॉम इंडियन मार्केट। फॉरेन कंपनी कहां से फंड रेज कर रही है, फ्रॉम इंडियन मार्केट। फॉरेन कंपनी आईडीआर विल बी डिपॉजिट द शेयर्स टू एन इंडियन डिपॉजिटरी। वहां पे क्या था भाई, डिपॉजिटरी था बाहर का। यहाँ पे क्या होगा, इंडियन डिपॉजिटरी होगा। डिपॉजिटरी इशूड रिसिप्ट टू इन्वेस्टर अगेंस्ट दिस शेयर। तो इन शेयर्स के बदले डिपॉजिटरी क्या करेगा, रिसिप्ट देगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पहला हमारा क्या था, आईडीआर लेके आया था। एलिजिबिलिटी ऑफ कंडीशन ऑफ इशू आईडीआर, इशूइंग कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन इट्स होम एक्सचेंज। मतलब कि दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, बीएसई और एनएसई। तो हमारी जो कंपनी हो किसी ना किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में क्या होनी चाहिए, लिस्टेड। नॉट प्रोहिबिटेड टू इशू सिक्योरिटीज बाय एनी रेगुलेटर अथॉरिटी। और वो प्रोहिबिटेड ना हो कि ये सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते। नेट टेंजिबल एसेट एटलीस्ट 3 करोड़ इन द 3 years कंटिन्यूसली। तो नेट जो टर्नओवर होगी वो 3 करोड़ की होनी चाहिए लगातार। तो कंपनी की जो नेट टेंजिबल एसेट है वो कितने की होनी चाहिए, 3 करोड़ की होनी चाहिए लगातार 3 साल। नेटवर्थ जो होगी कंपनी की वो 1 करोड़ की होगी इन द प्रीसीडिंग 3 years। मतलब कि 3 साल का टोटल कर लो और अगर इसका एवरेज 1 करोड़ आ रहा है तो वो कंपनी अपना आईडीआर इशू कर सकती है। तो कौन सी कंपनी है जो एलिजिबल है आईडीआर इशू करने के लिए, सबसे पहले जिसके शेयर्स क्या होंगे, लिस्टेड होंगे। दूसरा, नॉट प्रोहिबिटेड टू इशू। ठीक है जी, उसी के साथ दूसरा बोल सकते हो अलग से, नेट टेंजिबल एसेट जो है वो 3 करोड़ की होनी चाहिए लगातार 3 साल। और नेटवर्थ कितने की होनी चाहिए, 1 करोड़ की लगातार। सॉरी, एवरेज निकालनी है 3 साल की, एवरेज निकालनी है 3 साल की। रिजर्वेशन ऑफ आईडीआर कह रहा है एटलीस्ट 50% ऑफ द इशू इज एलोकेटेड टू द आईडीआर। बायर 30% द इशू ऑफ रिटेल इन्वेस्टर एंड बैलेंस इज 20%। तो यहाँ पे 50% किसको अलाउड हो जाएगा, क्यूआईबी को। मतलब कि मान लो आपकी कंपनी को 100 रुपए चाहिए थे तो उसमें से जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, मतलब कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, उन्होंने कितना पैसा फाइनेंस कर दिया, 50%। अब रह गए बाकी के 50 रुपए। तो 30% कौन दे देगा, इन्वेस्टर, जिसको बोलते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। और बैलेंस कौन पे करेगा, 20%। बैलेंस 20% कौन पे करेगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो कि आपके हो गए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब ये हो गए इसके अंदर फॉरेन, सॉरी यहाँ पे तो आईडीआर की बात कर रहा है, तो इसके अंदर कौन होंगे, जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन लगाई होती है 2 लाख रुपए से ऊपर। अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर के शेयर खरीदते हो तो आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है। आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है। इसके बाद ये एक्साइज दे रखी है, इसके बाद बोरोड फंड दे रखा है। एक बार रिवाइज कर लो, हमने आते ही जीडीआर,
सॉरी, हमने रिटेन अर्निंग, फिर जीडीआर, फिर एडीआर, ये तीनों टर्म एक बार रिवाइज कर लो। और अभी अभी हमने आईडीआर, एक बार रिवाइज कर लो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, ध्यान से देखो अब आगे। बोरोड फंड क्या है? बोरोड फंड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बोरोड फंड क्या होता है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बोरोड फंड होता क्या है वो आपको पता है। सीधे हम फीचर्स में आ जाते हैं कि जो ट्रेड के अंदर क्रेडिट लिया जाता है, मतलब कि ट्रेड के अंदर जो जो हम लोग लोन बोरो करते हैं, जो ट्रेड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लोन बोरो करते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। देखो, कह रहा है रेडी अवेलेबल, मतलब ट्रेड क्रेडिट इज अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट। अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है तो उसको क्रेडिट, आपको पता है ना, वो क्रेडिट में परचेज करता है माल। तो क्या एक ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर क्रेडिट में माल परचेज कर सकता है? आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इजीली उसको क्या है, ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज नो रिजिड रूल एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व इन ट्रेड क्रेडिट। जो हम उधार में माल खरीदते हैं उसके लिए कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, आप इजीली वो पैसा मार्केट से ले सकते हैं। Changing needs of purchase at time of payment is generally adjusted in the view of past dealing। अब मान लो जिससे आपने उधार में माल खरीदा, आगे आपने भी उसे कुछ माल बेचा, तो आपने कहा भाई पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कई बार ऐसा होता ही नहीं होता, आपके फादर या मदर कहते हैं कि भाई हमारे पैसे उसके अंदर एडजस्ट कर लेना, आपने हमारे पैसे देने हैं। तो इसका मतलब क्या है, पास्ट में कोई हमारी डीलिंग हुई जिसके अंदर हमने जिससे उधार में माल खरीदा था, हमने उससे उधार में माल बेचा था, या हमने किसी वजह से उससे पैसे क्या करने हैं, लेने हैं, क्या वो चीजें आपस में एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। नो फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कोई एडवर्टाइजमेंट कराने की जरूरत नहीं है कि भैया हमें क्या है, ट्रेड क्रेडिट चाहिए, हम उधार में माल खरीद रहे हैं, हमें उधार में माल हम खरीद रहे हैं तो हमें एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी। इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करानी पड़ती। इंक्रीज इन प्राइस, सप्लायर में इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी और रॉ मटेरियल सप्लाइड इफ सेलिंग प्राइस ऑन क्रेडिट। तो जब हमें उधार में माल बेचा जाता है तो उस केस के अंदर उस वस्तु का प्राइस बढ़ा दिया जाता है। लीगल एक्शन, बायर जनरली इशू प्रोमिसरी नोट एंड इन केस ही फेल्स टू कमेंट, तो उसके अगेंस्ट आप लीगल एक्शन, सेलर क्या कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे बायर क्या करता है, प्रोमिसरी नोट इशू करता है। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है, बायर इज प्रोमिसिंग टू सेलर कि भाई मैं तेरे पैसे क्या कर दूंगा, दे दूंगा, मैं तेरे पैसे दे दूंगा। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, मैंने आपको बोला था पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या है, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। अनसिक्योर्ड का मतलब कि हमने हमने पब्लिक से पैसा लिया, हमारी कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया और पब्लिक को कुछ भी मोर्गेज नहीं कराया, पब्लिक को हमने कुछ भी मोर्गेज नहीं कराया, मतलब कि पब्लिक को कुछ भी गिरवी नहीं रखवाया। अगर आप अपने किसी दोस्त से पैसे ले लेते हो और आप कुछ भी उसको डिपॉजिट नहीं देते उसके बदले, तो इसका मतलब कि जो आपने लोन लिया वो कौन सा लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है। उसी तरीके से अगर कोई कंपनी पब्लिक से पैसे ले ले और पब्लिक को कोई सिक्योरिटी ना दे तो उस डिपॉजिट को बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दी जाती है न्यूज़पेपर के अंदर और पब्लिक को बोला जाता है कि ये फॉर्म भरो और हमें क्या करो, डिपॉजिट दे दो। अगर एग्जाम में आ जाएगा पब्लिक डिपॉजिट क्या है, इट इज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइटेड फ्रॉम पब्लिक एंड कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स। ठीक है जी, एनी मेंबर ऑफ पब्लिक कैन फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड डिपॉजिट द मनी विद द कंपनी। फीचर्स देखो, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, अनसिक्योर्ड। अच्छा, फीचर से पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन दिया होगा। मैं पहले आपको मैंने इसका पब्लिक डिपॉजिट का मीनिंग बता दिया,
अब मैं आपको डिवेंचर्स का मीनिंग बताता हूं, फिर जाके हम लोग फीचर्स में आएंगे। तो एक बार डिवेंचर्स का मतलब भी जान लेते हैं, डिवेंचर क्या है। तो आप डिवेंचर को कहां से समझेंगे? डिवेंचर क्या है, आप ये मान के चलो, डिवेंचर इट इज अ सिक्योर्ड, डिवेंचर इज अ सिक्योर्ड डिपॉजिट। डिवेंचर क्या है? सिक्योर डिपॉजिट है। डेफिनेशन देखो क्या बोलिए, डिवेंचर स्टॉक होता है, बॉन्ड होता है, या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो आप, जो कि एक एविडेंस है डेप्ट का, कि एक कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है। और कैसे कर्जा लिया हुआ है? बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज, अपनी एसेट को मोर्टगेज करा रखा है। कंपनी ने अपनी एसेट को क्या कर रखा है? मोर्टगेज, मतलब कंपनी की जो बिल्डिंग है 500 करोड़ की, उसे गिरवी रखवा दिया। 500 करोड़ की बिल्डिंग को क्या कर दिया? गिरवी रखवा दिया। तो कह रहा है चार्ज ऑन एसेट ऑफ अ कंपनी और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी। अगर कंपनी ने चार्ज क्रिएट कराया है तो वो डिवेंचर क्या होंगे? सिक्योर्ड। और अगर कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट नहीं करवाया तो वो डिवेंचर क्या होंगे? अनसिक्योर्ड। कहता है डिवेंचर आर कॉमन सिक्योरिटीज इशूड अंडर बोरोड फंड। तो डिवेंचर क्या है? एक तरीके से बोरोड फंड है। बोरोड फंड का मतलब पब्लिक से लोन लिया हमने, और जो डिवेंचर में हमने लोन लिया है वो लॉन्ग टर्म लोन है। डिवेंचर्स आर कॉल्ड क्रेडिटरशिप ऑफ सिक्योरिटीज। इसके अंदर जो जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं उनको क्या बोलते हैं? डिवेंचर होल्डर। जिन लोगों ने हमें पैसे दिए उनको बोलते हैं डिवेंचर होल्डर। जिस तरीके से हम लोग शेयर्स खरीदते हैं तो हमें शेयर होल्डर बोला जाता है। अगर हम लोग शेयर्स खरीदते हैं तो हमें शेयर होल्डर बोला जाता है। अगर डिवेंचर खरीदेंगे तो डिवेंचर होल्डर बोला जाएगा। डिवेंचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, जो कि एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि आपने कंपनी को लोन दिया है। तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग हैं वो भी कंपनी को क्या कर सकते हैं? लोन दे सकते हैं। कंपनी बैंक से जाके भी लोन ले सकती है, ऑल ओवर इंडिया जितने लोग हैं उनसे भी लोन ले सकती है। अगर वो उनसे लोन लेती है और अपनी कंपनी की कोई भी एसेट को मोर्टगेज कराती है, चार्ज क्रिएट करवाती है, तो उस डिवेंचर को बोलेंगे सिक्योर्ड डिवेंचर। एक बार डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं डिवेंचर में और ये पब्लिक डिपॉजिट में, क्या डिफरेंस होता है। इन्होंने दिया नहीं है क्या? नहीं दे रखा, चलो कोई नहीं, फीचर्स देख लेते हैं, दोनों के फीचर्स देख लेते हैं। पब्लिक डिपॉजिट का क्या फीचर है, पब्लिक डिपॉजिट का क्या फीचर है, और डिवेंचर्स के क्या फीचर हैं। सबसे पहले पब्लिक डिपॉजिट का देख रहे हैं जी। हाँ जी, पब्लिक डिपॉजिट क्या है? अनसिक्योर्ड है। और मैं इधर डिवेंचर का भी बता रहा हूं साथ के साथ। डिवेंचर क्या है? सिक्योर्ड। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी मॉर्टगेज नहीं करा रखा, डिवेंचर के अंदर हमने मॉर्टगेज करा रखा है। फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो पब्लिक डिपॉजिट है वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है। मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे, डे टू डे जो बिजनेस के अंदर पैसे खर्च होते हैं। डे टू डे बिजनेस में पैसे क्या खर्च होते हैं? सर जो दुकान हमने ले रखी है उसका रेंट देना है, बिजली का बिल, पानी का बिल, और भी एम्प्लॉयज की सैलरी, तो ये सारे हमारे डे टू डे खर्चे हैं। तो अगर हमें क्या है, हाँ जी, डे टू डे एक्सपेंस के लिए पैसा चाहिए तो हम लोग पब्लिक डिपॉजिट लेंगे। तो पब्लिक डिपॉजिट इज रेज यूज बाय कंपनी टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्राइमरी सोर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस है ये, ठीक है। बाय रिन्यूइंग दीज कैन बी यूज फॉर मीडियम टर्म ऑल्सो। मीडियम टर्म के लिए भी आप कर सकते हो, मतलब पहले आपने 1 साल के लिए लिया, फिर आपको लग रहा है 1 साल में पैसा रीपे नहीं कर पाएंगे, फिर उसे रिन्यू करवा लिया 2 साल के लिए, और तो वो कौन सा लोन हो गया? मीडियम टर्म लोन हो गया। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के, ठीक है जी। टाइम पीरियड क्या होता है इसका? 6 महीने से लेके 3 साल तक का टाइम पीरियड है। सिंपल प्रोसीजर है पैसा रेज करने का पब्लिक से, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। कंपनी सिंपली हैज टू प्लेस एडवर्टाइजमेंट देनी है न्यूज़पेपर के अंदर। एनी मेंबर ऑफ पब्लिक कैन डिपॉजिट। पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने लोग हैं कोई भी कंपनी के अंदर पैसा लगा सकता है। एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। कंपनी इशू डिपॉजिट रिसीव्ड इन रिटर्न। कंपनी क्या एक डिपॉजिट रिसीव्ड देगी कि हाँ भाई आपने हमें पैसा दिया है, और ऑन द रिवर्स ऑफ रिसीव्ड टर्म एंड कंडीशंस लिखी होंगी
उसके रिवर्स उसके बैक साइड में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी आपके डिपॉजिट की कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा जो आपने कंपनी को डिपॉजिट दिया है। रीपेमेंट, पब्लिक डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड सेट असाइड 10%, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको एट द ईयर एंड। जैसे देखो बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करेंगे तो 7% का इंटरेस्ट मिलता है पूरे साल में, और पब्लिक डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10 से ज्यादा भी हो सकता है एज पर द कंपनीज नॉर्म, जितना कंपनी देना चाहे। इकोनॉमिकल, बहुत ही इकोनॉमिकल है, मतलब इसकी कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं होती। जिस तरीके से कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके अंदर कंपनी को प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ता है। कंपनी को क्या है? प्रोस्पेक्टस। अभी देखो, अभी कोविड-19 के चलते किसी भी स्कूल ने अपना प्रोस्पेक्टस नहीं छापा। आज की डेट में ऑनलाइन, अगर किसी को एडमिशन कराना है ऑनलाइन, क्या कंपनी का खर्चा बच गया? नहीं बच गया। कंपनी डज नॉट इशू प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी शेयर्स इशू करती तो प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ता, अंडरराइटिंग कमीशन पे करनी पड़ती है। कुछ अंडरराइटर होते हैं, ब्रोकर होते हैं जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो उन लोगों को भी कमीशन पे करनी पड़ती है और कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे जो हमारा पब्लिक डिपॉजिट है इसके अंदर बहुत कम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमारा प्रोस्पेक्टस और अंडरराइटिंग कमीशन का खर्चा है ही नहीं। इंटरेस्ट जो पेड होगा पब्लिक डिपॉजिट में वो लेस देन होगा। डिवेंचर में और लोन में ज्यादा इंटरेस्ट पे होता है, डिवेंचर में और ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, 15% इंटरेस्ट। तो ये मुझे बताओ, डिवेंचर में पैसा लगाना पसंद करोगे या पब्लिक डिपॉजिट में? सर डिवेंचर में पैसा लगाएंगे, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। बैंक में भी पैसे डिपॉजिट नहीं करोगे, क्यों? बैंक 7% दे रहा है, पब्लिक डिपॉजिट 10 और डिवेंचर में मिल रहा है 15। ठीक है जी। एक पॉइंट और है, लिमिटेड अमाउंट। ये नहीं कि जितना मर्जी चाहे आपके पास आए आप उतना पैसा मार्केट से उठा लो एज अनसिक्योर्ड, नहीं, आप मैक्सिमम 25% पैसा उठा सकते हैं। किसका? कंपनी की कैपिटल का और फ्री रिजर्व का। तो कंपनी की जितनी कैपिटल है, मान लो कंपनी की कैपिटल है 100 रुपए और कंपनी के रिजर्व है 50 रुपए, तो मार्केट से आप लोग 150 का 25%, 150 का 25%, इतना पैसा मार्केट से क्या है उठा सकते हो, उससे ज्यादा पैसा आप नहीं ले सकते। हाँ जी, समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स के अंदर बताओ यस और नो। यस, ये लेक्चर भी आपको दोबारा भेज दूंगा, एक बार दोबारा और देख लेना, ग्रिप में आ जाएगा पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर ग्रिप में आ जाएगा, उसी लिंक के अंदर भेजूंगा आपको। उसके बाद डिवेंचर्स के फीचर देखो। बोरोड फंड है, ये हमें पता ही है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डिवेंचर में क्या है, हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो 7% का इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, तो डिवेंचर में भी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कंपलसरी है इंटरेस्ट पे करना, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी। हमें नहीं मतलब कंपनी पैसा कमा रही है या नहीं कमा रही है, भाई हमने लोन दिया है एज अ डिवेंचर, हमें हमारा इंटरेस्ट चाहिए। सिक्योरिटी, यहाँ पे कंपनी सिक्योरिटी देती है। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एंड पेड बैक, मतलब कि आपने जो कंपनी को पैसा दिया वो आपको रीपे किया जाएगा एक टाइम के बाद, उसकी एक्सपायरी के बाद। वोटिंग राइट आपके कुछ नहीं होंगे। डिवेंचर के अंदर आपको ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। क्यों भाई? जिन्होंने हमें लोन दिया है वो डिवेंचर होल्डर ऑल ओवर इंडिया क्या है? स्कैटर्ड है, और हमने अपनी एसेट को मॉर्गेज कराया है, एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है। तो मुझे ये बताओ, क्या हम सबको अपनी बिल्डिंग गिरवी रखवा सकते हैं? नहीं। तो हम एक आदमी ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे और उस ट्रस्टी को क्या करेंगे? वो बिल्डिंग गिरवी रखवाएंगे। जनरली ये ट्रस्टी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन नहीं होता, ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब शेयर्स में और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। शेयर्स क्या है? ओनर्स फंड है। डिवेंचर क्या है? बोरोड फंड है। स्टेटस, ये शेयर होल्डर है, ये डिवेंचर होल्डर है। वोटिंग राइट्स इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन पेपर में आ जाता है। कंट्रोल, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल होता है, डिवेंचर होल्डर का कोई कंट्रोल नहीं होता।
राइट ऑफ रिटर्न, इसके अंदर रिटर्न में क्या है, नो राइट टू गेट रिटर्न, जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न मिलेगी, क्योंकि अगर कंपनी को लॉस हो गया तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता। पर डिवेंचर के केस में लीगल राइट है भाई, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी, यहाँ किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी देनी होगी। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट करना। एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड के बाद आपको डिवेंचर के पैसे रीपे करने पड़ेंगे। अगर हमने 10,000 रुपए लगाए थे तो वो, और जो हमारा इंटरेस्ट था वो हमें देना पड़ेगा। पर यहाँ पे इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ऐसा होता है। इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा रिडीमेबल होता है, एक टाइम के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करना पड़ता है। इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा एक सिचुएशन में वापस करना पड़ेगा, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, मतलब कि जब कंपनी खत्म हो जाएगी। रिस्क फैक्टर, शेयर होल्डर का यहाँ पे प्राइमरी रिस्क फैक्टर होता है, वो लॉस बियर करते हैं, और यहाँ पे डिवेंचर होल्डर का मिनिमम रिस्क फैक्टर होता है। एक बार डिफरेंस पढ़ लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक बार डिफरेंस पढ़ लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे पास आ गया कॉमर्शियल बैंक। तो हम लोग कॉमर्शियल बैंक से भी क्या करते हैं, लोन लेते हैं। अब जो कॉमर्शियल बैंक से हम लोग लोन लेते हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और मीडियम टर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है जो कॉमर्शियल बैंक से हमने लोन लिया वो बोरोड फंड है, तो लोन तो बोरोड फंड होगा। कह रहा है कॉमर्शियल बैंक ऑक्युपाइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन टू प्रोवाइड फाइनेंस। कॉमर्शियल बैंक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंस प्रोवाइड करने में, पैसे देने में। मुझे बताओ बैंक्स का तो काम ही क्या है ना, बैंक का तो काम ही है एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव एडवांस एंड लोन। फर्म्स ऑल साइज कैन अप्रोच, मतलब कि चाहे बड़ी फर्म हो चाहे छोटी हो भाई, कोई भी कॉमर्शियल बैंक से जाके पैसा मांग सकता है। जनरली कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन, बट नाउ अ डेज दे आर स्टार्टिंग लॉन्ग टर्म लोन। तो आज की डेट के अंदर लॉन्ग टर्म लोन भी मिल जाते हैं एज पर द सिक्योरिटीज। फीचर्स क्या है देखो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक के। बैंक प्रोवाइड्स फंड, बैंक क्या करता है, फर्म्स को फंड प्रोवाइड करता है जब रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फर्म को। बैंक कीप इंफॉर्मेशन ऑफ बोरोवर कॉन्फिडेंशियल रखता है, इंफॉर्मेशन बोरोवर की। जो बोरोवर है उसने क्या किया, बैंक से लोन लिया है, तो जब कोई बैंक लोन देगा तो आपसे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो लेगा ही ना, आपसे कोई इंफॉर्मेशन लेगा। मान लो आपकी बैंक स्टेटमेंट मांग ली, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या होगा भाई, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, वो सिक्रेसी रखी जाएगी, किसी को नहीं बताया जाएगा उसके बारे में। नो फॉर्मेलिटीज फॉर इशूइंग प्रोस्पेक्टस आर रिक्वायर्ड, सो इट इज वेरी इजी एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फंड। बैंक के लिए, बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो उसके लिए कोई प्रोस्पेक्टस नहीं छापना पड़ता। प्रोस्पेक्टस मतलब जब हमें क्या करना होता है, शेयर्स इशू करने होते हैं पब्लिक को, जैसे स्कूल में बच्चों के एडमिशन कराने पड़ते हैं तो प्रोस्पेक्टस छापता है स्कूल। उसी तरीके से अगर कोई कंपनी, अगर रिलायंस की कंपनी कर रही है, शेयर्स इशू करना चाहती है मार्केट में, तो उसे प्रोस्पेक्टस छापना पड़ता है। जब किसी कंपनी को कमर्शियल बैंक से लोन लेना होता है तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस छापने की कोई जरूरत नहीं है। तो कमर्शियल बैंक से लोन लेना इजी भी है और इकोनॉमिकल भी है, सस्ता भी है। वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ लोन, अमाउंट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज, आप अमाउंट बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट टर्म होगा वो आपने समझ लिया, आज की डेट में लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं। बैंक में एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन, बैंक जब भी किसी कंपनी को लोन देता है तो वो उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है, उस कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेक करता है कैसा है, कंपनी फाइनेंशियली वीक है या स्ट्रांग है। अगर कंपनी स्ट्रांग होगी तो जाके लोन मिलेगा, अगर वीक होगी तो नहीं मिलेगा। मुझे बताओ, एक भिखारी को, अगर कोई आदमी है भिखारी है रोड पे भीख मांगता है, क्या बैंक उसे लोन देगा? आंसर इज नो, बैंक उसे लोन नहीं देने वाला। अगर वो बहुत अच्छे पैसे कमाता है, महीने में 2 लाख रुपए कमा रहा है, एक महीने के 2 लाख, साल के 24 लाख रुपए कमा रहा है, क्या बैंक उसको लोन दे देगा? आंसर इज यस। बैंक उसकी बैंक स्टेटमेंट देखेगा, बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद पता लगा इस आदमी के अकाउंट में एक साल में 24 लाख रुपए आता है,
तो बैंक उसे इजीली क्या कर देगा, लोन दे देगा। उसी तरीके से बैंक कंपनी को लोन कैसे देता है, उसके अफेयर्स चेक करता है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेक करता है कि वो वीक है या वो स्ट्रांग है। अगर वो स्ट्रांग है तो बैंक क्या करता है, लोन दे देता है। बैंक पुट रिस्ट्रिक्शन एंड डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन, कई कई केसेस के अंदर बैंक क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बोरोवर के ऊपर क्या करता है, पुट करता है। अब हम ये देखते हैं पब्लिक डिपॉजिट में, जो हम पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, जो कंपनियां पब्लिक से पैसा ले रही हैं और जो कंपनियां बैंक से पैसा बोरो कर रही हैं, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। जब हम पब्लिक से पैसा लेते हैं तो हमें कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, पर जब बैंक से पैसा लेते हैं एज अ लोन तो हमें सिक्योरिटी देनी होती है। गवर्न बाय पब्लिक डिपॉजिट कंपनीज एक्ट 2013 एक कानून है, उससे गवर्न करता है। और जो कमर्शियल बैंक से हम लोग लोन लेते हैं वो आरबीआई रेगुलेशन से गवर्न करता है। आरबीआई रेगुलेशन भी एक कानून है, उसके रूल्स और रेगुलेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली यहाँ पे लो होता है और बैंक जो है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो मुझे बताओ एक कंपनी को क्या करना चाहिए, बैंक से लोन लेना चाहिए या पब्लिक डिपॉजिट लेना चाहिए? क्योंकि अगर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट लेगी तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, और अगर बैंक से लेगी तो वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। चैट बॉक्स में बताओ कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, बैंक से लोन लेना या पब्लिक डिपॉजिट? बैंक या पब्लिक डिपॉजिट, चैट बॉक्स। हाँ जी, बैंक या पब्लिक डिपॉजिट, जल्दी बताओ। बैंक या पब्लिक डिपॉजिट, खुशी बताओ जल्दी। बैंक डिपॉजिट। बेटा पब्लिक डिपॉजिट सस्ता होगा ना, क्योंकि पब्लिक से अगर हम लेंगे तो हमें उन्हें इंटरेस्ट कितना पे करना है। अगर पब्लिक से 100 रुपए का लोन लिया है तो 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है। अगर बैंक से हमने 100 रुपए का लोन लिया तो 15 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है। हम लोग लोन ले रहे हैं, कंपनी लोन ले रही है, तो कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में लिखो समझ में आया या नहीं। हाँ जी, खुशी यस और नो? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और है। पीरियड, यहाँ पे जो पीरियड होगा वो कम से कम 3 साल तक का पीरियड होगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, ठीक है जी, और आज की डेट में तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। सूटेबल, ये उन कंपनी के लिए सूटेबल है जिनकी अच्छी खासी रेपुटेशन है, और ये सभी के लिए। तो यहाँ पे तो आपका भाई ब्रांड होना चाहिए, अच्छा खासा ब्रांड होगा, अच्छी खासी रेपुटेशन होगी तो जाके पब्लिक से डिपॉजिट मिलेगा, अदरवाइज डिपॉजिट नहीं मिलेगा। सिक्रेसी, यहाँ आपकी कॉमर्शियल बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सीक्रेसी में रखा जाता है, किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बस लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से, और आईसीडीआर बस खत्म। चलो 2 टॉपिक रह गए, बस 10 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनना। क्या समझ रहे हैं हम लोग? लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो नाम से पता लग रहा है नॉन बैंकिंग, मतलब कि जो इनका बिजनेस है वो ओनली क्या है, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है। ये केवल लोन देने का काम करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते। जो बैंक होता है बेटा, वो बैंक क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है। पर यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो केवल लैंडिंग का काम करते हैं, बस लोन देने का काम करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते। डेवलपमेंटल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है, इन्हीं का नाम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ही नाम है डेवलपमेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने क्या किया, रियलाइज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए
ओनली कॉमर्शियल बैंक आर नॉट सफिशिएंट, केवल कॉमर्शियल बैंक ही सफिशिएंट नहीं है, देयर मस्ट बी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो फाइनेंशियली क्या करें, इंडस्ट्री और बिजनेस इंटरप्राइज को हेल्प करें। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए, ये रीजन था। फीचर्स क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलेगा, मटीरियल मैनेजरियल एडवाइस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मैनेजरियल एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइस। तो जो ये हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल लो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल लो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल लो, ठीक है जी, या आप इन्हें एक और बोला ना यहाँ पे डेवलपमेंटल बैंक बोल लो, कुछ भी अगर आप नाम बोल लो, ये हमारी दो चीज में हेल्प करेंगे, एक मैनेजरियल डिसीजन लेने में और दूसरा फाइनेंशियल। मैनेजरियल डिसीजन का मतलब कि कंपनी को क्या करना चाहिए, और फाइनेंशियल मतलब पैसा कहाँ से उठाना चाहिए। तो यहाँ पे जो पैसा उठाएंगे वो मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है जी। सब्सक्राइबर ऑफ सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफन सब्सक्राइब टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। Subscribers of security, financial institution often subscribe to the shares। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये शेयर्स और डिवेंचर्स भी क्या कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं। शेयर्स और डिवेंचर भी क्या कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो अगर हमने इनसे लोन लिया तो ऐसा हम लोग क्या है, शेयर्स को सिक्योरिटी दे सकते हैं। ऐसा शेयर्स को क्या है, शेयर्स या डिवेंचर को इनके पास सिक्योरिटी के तौर पे रखवा सकते हैं। अंडरराइटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडरराइट द पब्लिक इशू। जो कंपनी के शेयर्स इशू होते हैं, जो कंपनियां डिवेंचर इशू करती हैं, उनके अंदर ये लोग अंडरराइटर का रोल प्ले करते हैं। अंडरराइटर का रोल प्ले करना मतलब अगर किसी कंपनी को 100 रुपए चाहिए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह देता है कि जी 40 रुपए तो मैं दे दूंगा, इसका मतलब फिर पब्लिक से कितना लेंगे हम लोग, 60 रुपए। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमारी हेल्प करते हैं पैसे के लिए, तो ये अंडरराइट कर देते हैं कि भाई 40 रुपए तो मैं दे दूंगा, 100 रुपए आपको चाहिए, आपकी कंपनी को 100 रुपए चाहिए, 40 रुपए मैं देने को तैयार हूं, 60 रुपए आप बाहर से मांग लो। गारंटी लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड गारंटी। अगर आप किसी बैंक से या किसी से भी अगर आप लोन ले रहे हैं तो ये लोग गारंटी भी देते हैं कि भैया मैं गारंटी देता हूं, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटी देता हूं इस इंडस्ट्री की कि आपका पैसा रीपे कर देंगे। लोन इन फॉरेन करेंसी, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन इन फॉरेन करेंसी टू इम्पोर्ट मशीनरी। अगर किसी इंपोर्टर को मशीन इंपोर्ट करनी है तो वो फॉरेन करेंसी में भी क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड गारंटी ऑल्सो, ये लोग गारंटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप कोई कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जिनको आप बेचेंगे नहीं, नॉट फॉर रीसेल पर्पस, जिनको आप बेचने वाले नहीं हो, तो उनके अगेंस्ट ये आपको क्या है, गारंटी भी देगा। तो जिस कंट्री से आप वो मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो, वहां जो बंदा है जो एक्सपोर्ट कर रहा है आपको, उसको गारंटी मिलेगी कि भाई ये आदमी तेरे पैसे दे देगा। तो एज अ गारंटर भी ये लोग क्या है, काम करते हैं, ठीक है जी। एक बार ये फीचर्स पढ़ लो, एक बार ये फीचर्स की रीडिंग कर लो, या मैं आगे बढ़ूं, एक बार चैट बॉक्स में बढ़ा दो, मैं आगे बढ़ता हूं, खत्म कर देता हूं सीधे। चैट बॉक्स में बताओ मैं आगे बढ़ूं, खुशी, मैं आगे बढ़ता हूं, खत्म करवा देता हूं इसको। दीपांशु का तो मुझे लग रहा है नेट इशू आ गया। यस सर, ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूं मैं। बाकी आप लोग दोबारा से एक बार लेक्चर देखना और बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। आईसीडीआर क्या होता है, आईसीडीआर का मतलब क्या है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। आईसीडीआर का मतलब क्या है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। देखो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होते हैं, मैंने आपको बोला था कि जो रिलायंस की कंपनी है, मैंने आपको बोला था कि जो रिलायंस की कंपनी है उसके कितने बच्चे हैं, रिलायंस की ग्रुप के अंदर 125 बच्चे हैं। मतलब
अगर आप गूगल में रिलायंस की कंपनी का नाम टाइप करोगे तो रिलायंस की खुद की अपनी कंपनी है, मतलब कि एक घर में 2 बच्चे हो सकते हैं, एक घर में 4 बच्चे हो सकते हैं, एक घर में 6 बच्चे भी हो सकते हैं। तो भाई अगर फादर के क्या है 6 बच्चे हैं, 6 मतलब चाइल्ड हैं फादर के, चाहे वो सन हो या डॉटर हो, उससे हम कोई नहीं ले रहे, क्योंकि आज की डेट में डॉटर भी क्या है अर्निंग करती हैं, ठीक है ना। तो अगर फादर को पैसे की जरूरत है तो कोई भी यहाँ पे चाइल्ड क्या कर सकता है, बच्चा अपने फादर को पैसे दे सकता है। तो उसी तरीके से रिलायंस ग्रुप के अंदर 125 कंपनीज हैं, तो आपस में अगर किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये लोग आपस में एक दूसरे को पैसे दे सकते हैं, उसी को बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। सॉरी इंटर है ये, तो जो मैंने बताया वो इंट्रा होता है, जो मैंने बताया वो इंट्रा डिपॉजिट होता है। इंटर का मतलब है कि रिलायंस की कंपनी किससे पैसा उठा रही है, टाटा से। रिलायंस की कंपनी का एक कंपनी दूसरी कंपनी से पैसा उठा रही, उसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट। जो आपस में कंपनियां पैसा उठाती हैं, खुद की कंपनियां होती हैं, खुद की कंपनी है जैसे रिलायंस की, तो उसको बोला जाता है इंट्रा कॉर्पोरेट, उसको बोला जाता है इंट्रा कॉर्पोरेट। मुझे लगा इंट्रा भी होगा आपका, इंट्रा आपका नहीं बता रखा, तो मैंने आपको यहाँ पे जो बताया वो इंट्रा भी बता दिया। अगर कोई ग्रुप कंपनीज आपस में पैसा उठा रही है तो वो इंट्रा हो जाएगा, और अगर ये लोग पैसा कहाँ से उठा रहे, रिलायंस की कंपनी टाटा से पैसा ले रही है, तो भाई वो इंटर हो जाएगा। इट इज अ डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विथ अनदर। देखो आगे ना, रिलायंस किससे पैसा मांग रही है, टाटा से, और अगर रिलायंस अपनी कंपनी से पैसा मांगे तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा इंट्रा कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी। दिस ऑप्शन यूजिंग फाइनेंस अवेलेबल ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग शेयर और नॉट, चाहे कंपनी की शेयर कैपिटल है या नहीं है, इंक्लूडिंग देखो कंपनी एक्वायर सिक्योरिटी ऑफ अनदर कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटी लेती है, जब तक आप सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं दोगे आपको लोन नहीं मिलेगा। कंपनी गिव्स लोन, एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करती है, लोन देती है। When a company gives guarantee to any person or institution which provide loan to another company, in general we can say that company arrange funds from another company, it is known as intercorporate deposit। अगर when a company gives guarantee to a person, अगर एक कंपनी क्या कर रही है, गारंटी दे रही है एक पर्सन को या किसी इंस्टीट्यूशन को, इंस्टीट्यूशन कौन हो गया भाई, बैंक। तो रिलायंस की कंपनी क्या कर रही है, एक बैंक को गारंटी दे रही है, हु प्रोवाइडिंग लोन, जो कि लोन प्रोवाइड कर रहा है। अब जो रिलायंस की कंपनी है वो बैंक को गारंटी दे रही है कि भैया टाटा की कंपनी आपके पैसे दे देगी, अगर टाटा की कंपनी ने आपका पैसा नहीं दिया तो हम देंगे। तो रिलायंस की कंपनी बैंक को क्या कह रही है, हम गारंटी देते हैं कि टाटा की कंपनी आपका पैसा चुका देगी। तो इसको भी हम लोग इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोलते हैं। ये 3 टाइप्स के इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बताएं इसमें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, 3 मंथ, 6 मंथ और कॉल डिपॉजिट। 3 मंथ का मतलब क्या है, जिसमें 3 महीने के लिए आपने पैसा उठाया है, और 6 मंथ का मतलब क्या है, जिसमें आपने 6 महीने के लिए पैसा उठाया है। और कॉल डिपॉजिट का मतलब क्या है, दे कैन बी विथड्रॉन बाय लेंडर बाय गिविंग 1 डे नोटिस। मतलब कि लेंडर कौन होता है, जो क्या करता है, पैसे देता है। तो दे कैन बी विड्रॉन मतलब कि लेंडर कह सकता है कि भैया मेरा लोन का पैसा वापस करो, कितने दिन में, एक ही दिन में बोल सकता है। मतलब आज आपको 100 करोड़ दिए, कल आपसे मांग लेगा भाई मेरे 100 करोड़ वापस करो, और कितना इंटरेस्ट, 10%। 3 मंथ डिपॉजिट, इट इज द मोस्ट कॉमन डिपॉजिट टू ओवरकम शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको कम करने के लिए हम लोग 3 मंथ का डिपॉजिट लेते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होता है। 6 मंथ डिपॉजिट, देस आर मेड फॉर फर्स्ट क्लास बोरोवर। फर्स्ट क्लास बोरोवर का मतलब जो लोग पहली बार, जो लोग क्या है, जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, जिन लोगों की अच्छी रेपुटेशन है उनको फर्स्ट क्लास बोरोवर बोलते हैं। वो लोग क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरी कंपनी से लोन ले सकते हैं। फीचर्स बता दिए आपको, इसके फीचर्स क्या है।
मैं बता देता हूं फीचर क्या है। जो भी यहाँ पे ब्रोकर होगा, जो भी यहाँ पे ब्रोकर होगा वो कभी भी अपनी लिस्ट ऑफ लेंडर और बोरोवर नहीं बताएगा। तो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। मतलब कि अगर रिलायंस की कंपनी ने टाटा की कंपनी से लोन लिया, कभी आप न्यूज में ये नहीं सुनोगे, कभी आपको न्यूज में ये सुनने को नहीं मिलेगा। ये लोग आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं और बताते नहीं है। फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक और लीगल प्रॉब्लम्स, मतलब यहाँ पे कोई सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नॉट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए नहीं है। हाई रिस्क आईसीडी अंडर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है, इसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। तो खुशी, इस तरीके से हमने ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। दीपांशु को भी बता देना कल सुबह 6 बजे क्लास होगी और अपनी अकाउंट्स की क्लास होगी। अकाउंट्स की क्लास होगी, जर्नल एंट्री का हम लोग चैप्टर करेंगे। ऑलरेडी दो लेक्चर मैं आपके ले चुका हूं और आपने तो वो लेक्चर भी देख लिए होंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे दोबारा से देख लेना। टोटल 3 लेक्चर मैं ग्रुप में डालूंगा, वो तीनों देख लेना और कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। ठीक है खुशी? जय माता दी बोलो, ओके बाय बोलो। ओके सर। ओके बाय बेटा, ओके बाय बाय।